बीए तृतीय वर्ष के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट पेपर के अंतर्गत बात करते हैं 19वीं शताब्दी में भूगोल या आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय युग की। तो वैज्ञानिक भूगोल का शुभारंभ तो 18वीं शताब्दी में ही हो गया था, किंतु वर्तमान वैज्ञानिक भूगोल का भव्य निर्माण तो 19वीं शताब्दी में ही हुआ। वास्तव में वर्तमान भूगोल का वैज्ञानिक स्वरूप तो 19वीं शताब्दी की ही देन है। इस काल में विद्वानों ने प्राचीन स्रोतों एवं अनुभवों के आधार पर मानव एवं प्रकृति के परस्पर आंतरिक संबंधों का विवेचन किया तथा नवीन शोध विधियों एवं व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर समस्यामूलक अध्ययन किया और भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्थापित करके उनका अध्ययन किया। यद्यपि इमैनुअल कांट महोदय ने भूगोल के स्वरूप की व्याख्या की तथा प्राकृतिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध भी स्थापित किया, किंतु हम्बोल्ट एवं रीटर महोदय ने इसे विज्ञान के रूप में विकसित करके उसके आधुनिक स्वरूप का निर्माण किया। भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित करने का श्रेय हम्बोल्ट, रीटर और रेड्जल महोदय को है। इन विद्वानों के समय को ही भूगोल का आधुनिक शास्त्रीय युग कहते हैं। अब हम बात करते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट आधुनिक शास्त्रीय युग के प्रथम बहुमुखी प्रतिभा संपन्न विद्वान थे। इनका जन्म 1769 ईस्वी में जर्मनी के वर्नेन नामक नगर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी व्यक्तिगत रूप से घर पर ही हुई। इसके बाद फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश लिया। सन 1789 ईस्वी में इन्होंने राइनलैंड का भ्रमण किया, जहां मिलने वाले बेसाल्ट चट्टानों पर कई लेख लिखे। इनमें राइन घाटी के भूविज्ञान पर राइनलैंड नामक शोध पत्र भी महत्वपूर्ण था। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो हम्बोल्ट महोदय ने अपनी यात्राओं के दौरान किए गए परीक्षणों एवं अनुभवों के आधार पर विभिन्न कृतियों की रचनाएं की। इन्होंने भूगोल के साथ साथ वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा इतिहास पर भी लिखा। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 40 ग्रंथ लिखे, जिनमें भूगोल से संबंधित रचनाएं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है राइनलैंड बेसाल्ट पर लिखा गया शोध। यह शोध सन 1789 ईस्वी में लिखा गया। अगला शोध चट्टानों की विशिष्ट स्थिति पर शोध सन 1823 में प्रकाशित हुआ। नई दुनिया के भूमध्य रेखीय प्रदेशों का वर्णन जो 3 खंडों में था वो प्रकाशित हुआ। एशिया सेंट्रल 2 खंडों में था, इनको भी प्रकाशित किया गया सन 1843 ईस्वी में। अगली इनकी जो रचना थी प्रकृति दिग्दर्शन, इसका प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। अगली इनकी जो रचना है वो दक्षिणी अमेरिका के मूल वंशजों
तथा उनकी सामाजिक संस्थाओं पर आधारित ग्रंथ। इनकी जो अगली रचना है, नई दुनिया में स्पेनिश उपनिवेशों के विभिन्न पहलुओं पर लिखे गए राजनीतिक लेख, और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना कास्मास थी। हमबोल्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कास्मास ही थी। यह ग्रंथ 5 खंडों में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन 1845 से 1862 के मध्य 17 वर्षों में हुआ। इसके प्रथम खंड का प्रकाशन सन 1845 में हुआ, जबकि इनकी आयु 76 वर्ष की थी, तथा अंतिम खंड सन 1862 में इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ के प्रथम खंड में संपूर्ण ब्रह्मांड की सामान्य जानकारी प्रस्तुत की गई थी। कास्मास के द्वितीय खंड में मानव द्वारा प्राचीन काल से पृथ्वी के विभिन्न भूभागों की खोजों के विवरण दिए गए हैं। तृतीय खंड में खगोल शास्त्र के विभिन्न नियमों व सिद्धांतों, और चतुर्थ एवं पंचम खंड में पृथ्वी के विभिन्न भागों के भौगोलिक विवरण दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं भूगोल के क्षेत्र में इनके योगदान की। तो हमबोल्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इनके योगदान को किसी एक संकीर्ण विषय की परिधि में बांधना संभव नहीं है। इन्होंने भूगोल में ही नहीं बल्कि विभिन्न शाखाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। यद्यपि इन्हें एक वैज्ञानिक के रूप में जाना गया था, किंतु इन्हें भूतल के अध्ययन के प्रति रुचि तब बढ़ी जब वे विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण के लिए गए। अब हम बात करते हैं भूगोल की परिभाषा एवं उद्देश्य के बारे में इनके योगदान की। तो हमबोल्ट महोदय भूगोल को पृथ्वी का वर्णन मानते थे। उन्होंने कहा कि भूगोल में उन विभिन्न प्रकारों की अंतर संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो भूमि की सतह पर विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ या अलग अलग पाई जाती है। हमबोल्ट महोदय के अनुसार भूगोल का मुख्य उद्देश्य भूतल पर भौतिक एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कास्मास में उल्लेख किया कि पृथ्वी पर अजैविक घटनाओं के मध्य अंतर संबंध को ज्ञात करना भूगोलवेत्ता का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। हमबोल्ट का मानना था कि किसी क्षेत्र की बृहद रूपीय विविधताओं में एकता को स्वीकार करना ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं भौतिक भूगोल में इनके योगदान की। तो भौतिक भूगोल के क्षेत्र में हमबोल्ट का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कास्मास में विभिन्न स्थानों पर भूतल का वर्णन करते समय विभिन्न क्षेत्रों के उच्चावच चट्टानों, मिट्टियों, जलवायु, वनस्पति, ज्वालामुखी एवं भूकंप, नदियों एवं सागरीय विशेषताओं का विवरण दिया। हमबोल्ट ने ज्वालामुखी पर अनेक अध्ययन कर उसका एकत्रित किया। इन्हें प्रसुप्त एवं जागृत नामक 2 प्रकार की ज्वालामुखियों की कल्पना की। हमबोल्ट महोदय ने भूकंप का भी उल्लेख किया। उनका विचार था कि ज्वालामुखी एवं भूकंप की क्रियाएं संभवतः एक साथ ही होती हैं। इन्होंने जलवायु विज्ञान पर भी अपना विचार व्यक्त किया। इन्होंने जलवायु के तत्वों का वर्णन
वायुमंडलीय विभिन्नताओं के आधार पर मध्य तापमान, वायुदाब, हवाएं, नमी, वर्षा आदि की घटनाएं एवं वायुमंडलीय आर्द्रता का भी वर्णन किया। जलवायु में सबसे महत्वपूर्ण कारण तापमान को माना। वे ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह सिद्ध किया कि विभिन्न अक्षांशों पर ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता है। हमबोल्ट प्रथम व्यक्ति थे जिसने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर समताप रेखाओं का प्रदर्शन किया। अब हम बात करते हैं पादप भूगोल में इनके योगदान की, अर्थात प्लांट ज्योग्राफी की। तो हमबोल्ट को पादप भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने अपने शिक्षा काल में वनस्पति पारिस्थितिकी का अध्ययन किया था। भूतल पर पौधों की सघनता एवं विरलता के लिए इन्होंने प्रकृति को ही जिम्मेदार ठहराया था। इन्होंने वनस्पति विज्ञान व पादप भूगोल में अंतर भी बताया। अब बात करते हैं हम हमबोल्ट के प्रमुख संकल्पनाओं की। तो हमबोल्ट महोदय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कास्मास के प्रथम खंड में भूगोल की 7 पक्षीय संकल्पनाओं का उल्लेख किया, जिनके आधार पर क्षेत्र या प्रदेश के भूगोल को समझा जा सकता है। इनकी प्रमुख संकल्पनाएं भूतल मानव निवास के रूप में, दूसरी संकल्पना भूगोल क्षेत्र विज्ञान के रूप में, तीसरी संकल्पना सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है के रूप में, अगला भूगोल संबंधों का विज्ञान है के रूप में, प्रकृति की एकता तथा वातावरण निश्चयवाद आदि है। अब हम बात करते हैं भूतल मानव निवास के रूप में। तो हमबोल्ट ने भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन मानव निवास के रूप में किया। अगली जो उनकी संकल्पना है भूगोल क्षेत्र वितरण विज्ञान के रूप में है। तो इसमें इन्होंने भूगोल में उन विभिन्न प्रकार की अंतर संबंधित घटनाओं का वर्णन किया है जो भूगोल की सतह पर विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ या अलग अलग पाई जाती है। क्षेत्र वितरण की संकल्पना को मूलभूत संकल्पना मानकर ही भूगोल का विकास किया गया। अब हम बात करते हैं इनके सामान्य भूगोल के भौतिक भूगोल है की संकल्पना की। तो हमबोल्ट भौतिक भूगोल को ही सामान्य भूगोल कहकर तथा इनका विश्वास था कि सामान्य भूगोल के सिद्धांत के द्वारा भूपटल की विभिन्न घटनाओं की स्थिति एवं विस्तार का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इनके अगले सिद्धांत की हम बात करते हैं जो भूगोल संबंधों का विज्ञान है में संकल्पना जो है हमबोल्ट के अनुसार भूगोल का उद्देश्य भूतल पर भौतिक एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन कर वहां की भौतिक एवं मानवीय अंतर संबंधों पर विशेष बल दिया। इनकी अगली संकल्पना जो प्रकृति की एकता है में हमबोल्ट प्रकृति की एकता के पोषक थे। इनके अनुसार प्रकृति में एकता पाई जाती है जिसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ कास्मास में पृथ्वी को एक जैविक एवं अविभाज्य इकाई के रूप में माना। इनका अगला और अंतिम जो संकल्पना है वो वातावरण निश्चयवाद का है। हमबोल्ट निश्चयवादी थे। इन्होंने
मानव एवं प्रकृति के संबंधों का अध्ययन किया तथा प्रकृति अर्थात वातावरण को अधिक शक्तिशाली बताया, क्योंकि जहां वे रहते थे प्रकृति वहां अधिक सशक्त थी। हम्बोल्ट का विचार था कि मानव जातियों के विकास में प्रकृति ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों की। तो हम्बोल्ट ने अपने यंत्राओं में 40 से भी अधिक यंत्रों का उपयोग किया। इन यंत्रों में मुख्य रूप से दूरबीन, सेक्सटेंट, क्रोनोमीटर, बैरोमीटर, टाइनोमीटर, वर्षामापी यंत्र तथा तापमापी आदि यंत्र थे। इन सभी यंत्रों की सहायता से इन्होंने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया। अब हम बात करते हैं इनके विधि तंत्र की अर्थात मेथोडोलॉजी की। तो इन्होंने भूगोल के अध्ययन में कई विधि तंत्रों का प्रयोग किया, जो निम्न प्रकार से है। पहला है आणविक विधि, दूसरा है तुलनात्मक विधि, तीसरा है क्रमबद्ध विधि, चौथा है मानचित्रांकन विधि। अब हम बात करते हैं आणविक विधि की। तो हम्बोल्ट अध्ययन विधि आणविक थी। इन्होंने भूतल के विशेष अध्ययन के लिए शोध विधि पर अधिक ध्यान दिया तथा बताया कि अध्ययनों में कल्पना का सहारा लेना ठीक नहीं है, अपितु विशिष्ट ज्ञान तो संपूर्ण अवलोकन तथा परीक्षण पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं तुलनात्मक विधि की। तो तुलनात्मक विधि में प्रकृति घटनाओं एवं परीक्षणों, उदाहरणों तथा तथ्यों की तुलना करके उनके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगले विधि की बात करते हैं। तो जो क्रमबद्ध विधि है, हम्बोल्ट महोदय की अध्ययन प्रणाली क्रमबद्ध थी। उनका विचार था कि अन्य विज्ञानों की भांति भूगोल में भी अध्ययन क्रमबद्ध होना चाहिए। अगली जो इनकी विधि तंत्र है वह मानचित्रांकन विधि है। हम्बोल्ट ने अपने अध्ययनों में मानचित्रांकन विधि का प्रयोग किया। इन्होंने अपने यात्राओं में किए गए परीक्षणों को चित्रों में दर्शाने के लिए विभिन्न मानचित्रों का प्रयोग किया। हम्बोल्ट ने भूगोल के विभिन्न प्रदेशों का वर्णन करके प्रादेशिक भूगोल की भी आधारशिला रखी। इन्होंने क्यूबा, मैक्सिको, यूराल एवं साइबेरिया के महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किए। इन्होंने कॉस्मॉस नामक ग्रंथ में अंतरिक्ष ज्ञान के लिए यूरेनोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, जिसमें आकाश में स्थित ग्रहों एवं नक्षत्रों का वर्णन किया गया है। उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट है कि हम्बोल्ट अभूतपूर्व प्रतिभावान वैज्ञानिक व भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने भूगोल के अध्ययन किए जाने वाले विभिन्न घटनाओं में विषमांगता को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि इस विषमांगता को ध्यान में रखकर ही अध्ययन किया जाना चाहिए। ऐसे प्रतिभा संपन्न विद्वान हम्बोल्ट का नाम संस्थापन काल के भूगोलवेत्ताओं में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।